All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we continued IAS International Accounting Standards. Yet again, we continued with IASs, and in our previous class, हमने दो IASs को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, IAS 16 एंड IAS 36. हमने उससे पहले वाली क्लास में हमने IAS 1, 2, 7, 8 और 10, हमने पहले सबसे पहली वाली क्लास में 5 IAS डिस्कस किए, और फिर हमने पिछली क्लास में ये IAS 16 और IAS 36 डिस्कस किया, जिसमें बहुत डिटेल में हमने इम्पेयरमेंट लॉस को अंडरस्टैंड किया कि सर ये इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय इम्पेयरमेंट लॉस, और IAS 36 क्या कहता है। हमने सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं IAS 37। आज हम IAS 37 स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह आज ही हम क्लास में IAS 38 को भी वाइंड अप करेंगे। तो सर IAS 37 जो कि प्रोविजंस और कंटिजेंसीज की बात करता है, IAS 37 फोकस कीजिएगा, विच टॉक्स अबाउट प्रोविजंस, कंटिजेंट एसेट एंड कंटिजेंट लाइबिलिटीज। सवाल आ जाता है कि सर ये प्रोविजंस क्या हैं, व्हाट इज कंटिजेंट एसेट, व्हाट डू वी मीन बाय कंटिजेंट एसेट एंड व्हाट डू वी मीन बाय कंटिजेंट लाइबिलिटी। अंडरस्टैंड कीजिएगा, इसमें से कुछ चीजें आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं। ये प्रोविजन, ये IAS 37 भी आपके लिए बहुत न्यू होगा, बिल्कुल न्यू चीज होगी। यू वोंट बी हैविंग एन आइडिया व्हाट IAS 37 इज। आपको अभी तक आइडिया नहीं है, और आप इसमें बहुत सारी नई चीजें पढ़ेंगे। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि सर इसका बहुत जबरदस्त न्यूमेरिकल इम्पैक्ट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे पड़ता है। जैसे शुरू में मैंने बताया था कि कुछ IAS हमारे पास सिर्फ थियोरेटिकल है, इसका थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल इम्पैक्ट पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। फोकस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। सर मूविंग ऑन टुवर्ड्स IAS 37, which talks about provisions and contingent assets and contingent liabilities। सर सवाल ये आ जाता है कि व्हाट डू वी मीन बाय व्हाट डू वी मीन बाय लाइबिलिटीज। सबसे पहला सवाल हमारे पास ये आ जाता है कि व्हाट डू वी मीन बाय लाइबिलिटीज। सर ये लाइबिलिटीज हम ओ लेवल से लाइबिलिटीज पढ़ते हुए आ रहे होते हैं। हमने ओ लेवल्स में लाइबिलिटीज पढ़ी होती हैं, फिर हम AS में लाइबिलिटीज पढ़ते हैं। हमने A2 में भी लाइबिलिटीज पढ़ी हुई हैं। और लाइबिलिटीज किसी भी लेवल पर हो, चाहे वो ओ लेवल हो, चाहे वो AS लेवल हो, A2 लेवल हो, लाइबिलिटीज की डेफिनेशन एक ही है, डिस्क्रिप्शन एक ही है। व्हाट डू वी मीन बाय लाइबिलिटीज? दीज आर द confirmed amounts. These are the confirmed amounts to be paid back at a defined date, मतलब टाइम। सर लाइबिलिटीज क्या है? ये उधार है बिजनेस के ऊपर, उधार, अमाउंट ओड बाय द बिजनेस। वो अमाउंट कंफर्म है, वो अमाउंट कंफर्म है। बैंक से लोन लिया हुआ है, कंफर्म अमाउंट है लोन की। बैंक से ओवरड्राफ्ट हुआ है, कंफर्म अमाउंट है ओवरड्राफ्ट की। उधार पे सामान खरीदा है, ट्रेड पेबल, कंफर्म अमाउंट है ट्रेड पेबल की। किसी से कोई और चीज उधार पे खरीदी है, अदर पेबल, कंफर्म अमाउंट है अदर पेबल की। सिर्फ अमाउंट ही कंफर्म नहीं है,
उसका टाइम और डेट भी कंफर्म है। बैंक को लोन इस दिन वापस करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट इतने टाइम में वापस करना है। ट्रेड पेबल से उधार इतने टाइम में खत्म होगा। अदर पेबल को इतने दिनों में इतने टाइम में पैसे वापस करने हैं। लाइबिलिटीज श्योर शॉर्ट होती हैं, कंफर्म होती हैं। जरा ये देखिएगा यहां पे क्या लिखा हुआ है। लाइबिलिटीज, दीज आर द अमाउंट ओल्ड बाय द बिजनेस विद अ स्पेसिफिक अमाउंट एंड टाइम। स्पेसिफिक भी और कंफर्म भी, इसमें कोई दो ओपिनियन नहीं है। देयर आर नो टू ओपिनियंस ऑन दैट। लाइबिलिटीज कंफर्म होती हैं, लाइबिलिटीज अमाउंट कंफर्म होती है और टाइम भी कंफर्म होता है। सर इसके अगेंस्ट, इसके कंट्रास्ट हमारे पास एक चीज आ जाती है, प्रोविजंस। इसके कंट्रास्ट हमारे पास एक चीज आ जाती है, प्रोविजंस। और सर प्रोविजन आप सब ने पढ़ा हुआ है कि ये होती है एस्टिमेशन। प्रोविजंस आर एस्टिमेशंस। प्रोविजंस आर estimations. Sir, estimation of what? Provision are estimation of what? Estimation of losses that could occur. Losses that are happening, लेकिन उनकी वैल्यू कंफर्म नहीं है। उनकी वैल्यू कंफर्म नहीं है। तभी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेप्रिसिएशन को भी एस्टिमेट करते हैं प्रोविजन, डाउटफुल डेट्स को भी एस्टिमेट करते हैं प्रोविजन। तो प्रोविजंस आर एस्टिमेशंस, estimation of the losses that might occur or that are occurring. डाउटफुल डेट्स अभी अभी इरिकवरेबल हो ही नहीं है, लेकिन डाउट आ गया हमें, तो हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट चार्ज कर लिया। एस्टिमेशन, वैल्यू कंफर्म नहीं है, वैल्यू कंफर्म नहीं है। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, प्रोविजंस दे आर एस्टिमेशंस ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ अनसर्टेन अमाउंट एंड टाइमिंग्स। टाइमिंग भी इसकी कंफर्म नहीं है और अमाउंट भी अनसर्टेन है, अमाउंट भी कंफर्म नहीं है। तभी हम एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेट। तो सर लाइबिलिटीज और प्रोविजन के बारे में तो हमें पता है, और ये बात हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं। ये दोनों चीजें हम ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, और एएस में भी बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, ए2 में भी इसको अप्लाई करते हैं। पढ़ते शायद नहीं है, लेकिन पार्ट है और अप्लाई कर रहे होते हैं मुस्तकिल। सर व्हाट डू वी मीन बाय दिस थिंग, contingent? What do we mean by this thing, contingent? अब सर बजाहिर देखा जाए तो कंटिंजेंट, अगर आप इसको शायद रिलेट करना चाहो, हमजा, साद और शायान, अगर मुतीब, अगर आप लोग इसको रिलेट करना चाहें तो शायद आप बिजनेस के ए टू से इसको, बिजनेस के ए टू के एक टॉपिक से इसको रिलेट कर सकेंगे। शायद उधर तक अगर दिमाग जाता हो तो सर आप बिजनेस ए टू में पढ़ते हैं कंटिजेंसी प्लानिंग, राइट? और उस कंटिजेंसी को कहते हैं इमरजेंसी और बैकअप। इमरजेंसी और बैकअप, लेकिन टेक्निकली बैकग्राउंड कंटिजेंसी का भी कंटिजेंट ही है। व्हाट डू वी मीन बाय कंटिजेंट? हमजा, मुतीब, साद, शायान, व्हाट डू वी मीन बाय कंटिजेंट? सर कंटिजेंट क्या होता है, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। कंटिजेंट बेसिकली कंडीशन और सिचुएशन whose existence depends on chances of occurrence or
नॉन अकरेंस। सर क्या मतलब है, क्या बात कह रहे हैं, क्या चीज हो रही है? कंटिंजेंट, कोई ऐसी कंडीशन या कोई ऐसी सिचुएशन जिसके, उस कंडीशन के होने या उस सिचुएशन के होने, एग्जिस्टेंस उसकी डिपेंड करती है कि ये इवेंट होगा या नहीं होगा। द चांसेस ऑफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ दैट इवेंट, कि ये इवेंट होगा या नहीं होगा, ये चीज होगी या नहीं होगी, वो डिफाइन करेगा कि उस वो कंडीशन या सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी या नहीं। नाउ कंटिंजेंट बिजनेस में हमारे पास बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि जिसका आउट, नॉट एग्जैक्टली द प्रोबेबिलिटी, नॉट एग्जैक्टली द प्रोबेबिलिटी, हम प्रोबेबिलिटी को सिर्फ यूज करते हैं। कंटिंजेंट तो वो सिचुएशन है, बेसिकली वो सिचुएशन, दैट सिचुएशन और दैट कंडीशन इज कंटिंजेंट। तो उसकी कंडीशन एग्जिस्ट करेगी या नहीं, ये डिपेंड करेगा वो सिचुएशन होगी या नहीं, या उसके अक्रेंस के चांसेस हैं या नहीं। अब आपके सामने मैं कुछ एग्जाम्पल केसेस लेकर आता हूं, मैं कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस, एग्जाम्पल सिनेरियोस लेकर आऊंगा, तो उससे आपको रियलाइज होगा कि बिजनेस में कंटिंजेंट की गुंजाइश बहुत मौजूद है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है हमारे पास जो, जिसका आउटकम अभी तक आया नहीं है, लेकिन आउटकम आ सकता है। वो हमें देखना है कि आउटकम के आने की क्या चांसेस हैं और क्या आउटकम आ सकता है, और इवेंट डेफिनेटली पास्ट में हुआ हो। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर हम कंटिंजेंट की बात करें, IS 37, व्हेन वी टॉक अबाउट कंटिंजेंट, कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लायबिलिटीज, तो सर बिजनेस में बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं जिसका आउटकम कंफर्म नहीं होता कि व्हाट वुड बी द आउटकम। उधर हमें क्या अकाउंटिंग करनी होती है, उधर अकाउंटिंग का क्या करें, अकाउंटिंग उस बारे में क्या कहती है, ये IS 37 ने डिफाइन किया। अब मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज हम एक बिजनेस है, फूड फूड सेल करते हैं, फूड, पैकेज्ड फूड, हमारी फैक्ट्रीज हैं। हम एक बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वी आर अ जाइंट पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एंड पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड हम सेल करते हैं, ठीक है ना, थ्रू डिफरेंट स्टोर्स, आउटलेट्स, रिटेल, सुपरमार्केट्स। One of the customer has filed a case against us. एक कस्टमर ने हमारे अगेंस्ट एक केस कर दिया है, और वो केस ये है कि हमारा फूड कंज्यूम करने के बाद उसकी हेल्थ डिटोरिएट हो गई, और टेस्ट एंड मेडिकल रिपोर्ट्स ये शो करती हैं कि हमारे प्रोसेस फूड में कुछ इश्यूज थे। अब जाहिर सी बात है, कस्टमर ने ये केस फाइल किया हुआ है, एंड as a public limited company and as a giant public limited company, huge public limited company, ये भी आपको बता दूं कि हमारे पास अपने पेरोल पे, सैलरी पे, अपने पैनल पे अपने खुद के लॉयर्स होंगे जो हर वक्त अलग अलग केसेस को, अलग अलग लीगल इश्यूज को केटर कर रहे होंगे। अब जब ये केस कोर्ट में पहुंचा, तो जाहिर सी बात है कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आएगा, और हमारी लीगल टीम, कंपनी की लीगल टीम जो है वो वहां पे जाएगी और उस केस की हियरिंग को अंडरस्टैंड करेगी और उसको फेस करेगी। अब मेरा आपसे सिंपल एक सवाल है, कस्टमर ने केस फाइल कर दिया है, दो बातें समझना, दो बातें। इवेंट का आउटकम आएगा फ्यूचर में, आउटकम फौरन नहीं आएगा, लेकिन इवेंट हुआ है पास्ट में। इज दिस राइट? इज दिस राइट? हमजा, मुतीब, साद, शायान, ये बात समझ आई?
कि इवेंट हुआ है पास्ट में, वो जो भी हेल्थ डिटोरिएट हुई है वो इवेंट है पास्ट, और आउटकम आएगा इसका फ्यूचर में, और आउटकम अभी अननोन है, आउटकम अभी अननोन है। हम ये केस जीत भी सकते हैं और हम ये केस हार भी सकते हैं। सवाल ये आ जाता है कि ऐसी सिचुएशन में अकाउंटेंट क्या करे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसी सिचुएशन में अकाउंटेंट क्या करे जब उसको पता है कि केस हुआ हुआ है और केस का नतीजा कुछ भी निकल सकता है। केस हम जीत भी सकते हैं और केस हम हार भी सकते हैं, और केस अगर हम हार जाएं तो ठीक ठाक पेनल्टी भी लग सकती है, ठीक ठाक पेनल्टी भी लग सकती है। पेनल्टी की अमाउंट भी डेफिनेट नहीं है, अभी तक डिफाइन नहीं है। और अगर हम केस जीत गए तो हो सकता है कि हम वो सारी केस की अमाउंट सामने पार्टी जिसने क्लेम किया उससे भरवाएं, या फिर पलट के हम उस पे डिफेमेशन का केस कर दें। वो सेकंड केस हो जाएगा कि भाई इसने हमें डिफेम किया, हमारी कंपनी को डिफेम किया है, प्लांटेड था ये सब, हमने पकड़ लिया प्लांट, वो बाद में। अभी तक कुछ श्योरिटी नहीं है। मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, क्या प्रैक्टिकली रियलिटी बिजनेसेस में ऐसा होता होगा? डू बिजनेसेस फेस दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स वेरी नाउ, एवरी नाउ एंड देन, वेरी ऑफन? क्या बिजनेसेस में ऐसी सिचुएशन आती है? क्या बिजनेसेस में ऐसी सिचुएशन आती है? यस सर, वेरी वेरी कॉमन, वेरी कॉमन, वेरी सिंपल, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा आओ एक और एग्जाम्पल ले आते हैं, एक और एग्जाम्पल ले आते हैं, बड़ी बेहतरीन एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल। हम एक हम एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, हम एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, और हमारे एक जो वो एजेंसी, हमारी एक एजेंसी ने, अच्छा मुतीब, सिर्फ सिर्फ फूड, मतलब एक्सीडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स प्रॉब्लम्स विद द कस्टमर्स, ये सिर्फ फूड रिलेटेड बिजनेस में नहीं है। हम गाड़ी बनाते हैं, हम गाड़ी बनाते हैं, हमारी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, इंजन लॉक हो गया, गियर लॉक हो गया, स्पीडोमीटर वो स्पीड लॉक हो गई, इंजन लाइट्स, चलती गाड़ी की लाइट्स कोलैप्स हो गई, फेल हो गई, और रात में एक्सीडेंट हो गया कस्टमर का। बहुत कॉमन है यार, बहुत कॉमन है दुनिया में। एक्सीडेंट सिर्फ फूड रिलेटेड नहीं होते, कहीं पे भी हो सकते हैं। चाहे आपको मैं मिसाल दे देता हूँ, ऐसी जबरदस्त एग्जांपल देता हूँ, आपका दिमाग घूम जाएगा। असल में हम पाकिस्तान में, और हम पाकिस्तानियों को राइट्स तो पढ़ाए नहीं जाते। हमारे इतने राइट्स हैं बुक में, सिर्फ किताबों में, किताबों में, असली में नहीं। पता चला तुम असली में हक मांगने चले गए, उसके बाद तुम कुछ मांगने के लायक नहीं रहोगे। बेटा पाकिस्तान है ये, ठीक है ना, ख्याल रखना है। तो हमारे हमने क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमें राइट्स पढ़ाए नहीं जाते दुनिया में। और व्हेन आई सी यूनाइटेड किंगडम, यूके, जब मैं यूके के बारे में पढ़ता हूँ और यूके के लॉस पढ़ता हूँ, उनके कानून पढ़ता हूँ, तो मुझे 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 अफसोस भी होता है, और अपने अंदर एक सवाल भी पैदा होता है कि यार कानून जो ये लिखे हुए हैं और ये अप्लाई होते हैं, the world the world have witnessed this, and the people around the globe, they are evidence of law being followed in UK very strictly.
तो जब मैं उनके कानून को देखता हूं और फिर उनके कानून की पासदारी को देखता हूं, तो मैं अपने आप से एक अफसोस तो रहता है, लेकिन एक सवाल भी आता है कि यार मुसलमान हम हैं या ये हैं? हमें तो बताया जाता है ये नॉन मुस्लिम्स हैं, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कानून तो ये सब यूज कर रहे हैं। खिलाफत, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत, दौरे खिलाफत का जो कानून है सारे बनाए हुए, वो तो ठीक ठाक ये फॉलो कर रहे हैं। और दूसरा दूसरा ह्यूमन राइट्स, दैट इज एब्सोल्युटली इनसेन ओवर देयर। तो कंज्यूमर राइट्स के बारे, हमें राइट्स के बारे में तो पता ही नहीं है, तो मुझे और आपको राइट्स के बारे में पता ही नहीं जाता। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, मजे की बात सुनिएगा इस बात को। जैसे मुतीब ने यहाँ पे लिखा कि सर आई थिंक ऐसे इंसिडेंट ज्यादातर फूड में होते होंगे। मुतीब, मैंने एक शर्ट बनाई अपनी फैक्ट्री में, टेक्सटाइल, मैंने एक शर्ट बनाई, ठीक है। ये शर्ट अपने ही रिटेल डिस्प्ले पे लगाई, एक कस्टमर आया, शर्ट खरीदी, पैकेज वही, उसका इनवॉइस जो भी है, सेल रिसीट कट गई, कस्टमर ने कैश बैंक जैसे भी पे किया, हो गया, लेके चले गया, वो शर्ट पहनी और स्किन डिजीज हो गया उसे, कोई कोई स्किन डिजीज, कोई रिएक्शन आ गया। भाई आप अगले दिन कोर्ट में हैं, आप अगले दिन कोर्ट में, कंपनी कोर्ट में आ जाए, ये देखें जरा, डॉक्टर डॉक्टर से मैं पूरी वो लेकर आया हूँ, रिपोर्ट शिपोर्ट, और मुझे तो ये सारे स्किन डिजीज हो गए शर्ट की वजह से, आओ कंपनी को। तो भाई ये बात याद रखना, एक्सीडेंट्स सिर्फ फूड रिलेटेड नहीं है, एक्सीडेंट सिर्फ फूड रिलेटेड नहीं है। सेल फोन जेब में रखा, फट गया, ये आए थे ना, केस आए थे, सैमसंग नोट, सैमसंग के कौन से मॉडल के साथ हुआ था ये? सैमसंग के कौन से मॉडल के साथ हुआ था ये, जो बैटरी फट गई थी, बैटरियां फट रही थी उसकी, सैमसंग के किसी मॉडल के साथ हुआ था, बैटरीज एक्सप्लोडेड, बैटरीज एक्सप्लोड होना शुरू हो गई थी उसकी, शायद। हाँ, नोट तो मुझे भी बताया यार, मैंने भी वही बताया, नोट, नोट सीरीज थी, लेकिन कौन सा एग्जैक्ट मॉडल था वो याद नहीं है, बहरहाल एंड इंसिडेंट होए ना यार, इंसिडेंट वहां पे भी हुए। अब सुन लो जरा, अंडरस्टैंड करते हैं, एक्सीडेंट्स के अलावा और बात करते हैं, एक्सीडेंट्स के अलावा भी और बात करते हैं। हम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, या या चलो वही फूड वाली बात कर लो, फूड वाली, हम बहुत जाइंट कंपनी है, फूड, प्रोसेस फूड, पैकेज फूड बेचते हैं। हमारे एक एजेंट ने हमारे एक एजेंट ने हम पे केस कर दिया कि जो चीजें इन्होंने कमिट की थी, अब ये कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहे, जिन जिन प्रोडक्ट्स का हमसे वादा किया था, अब ये वो प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे, और प्रोवाइड करते भी हैं तो बहुत डिले करते हैं, हमारी एजेंसी को पीछे रख के अब ये सुपरमार्केट्स की तरफ जा रहे हैं, जबकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ 3 साल पहले हुआ था, 10 साल के लिए। तो अब अंडरस्टैंड करना इस बात को, कोर्ट कोर्ट में केस फाइल हुआ है, कोर्ट बुला लेगा आपको, आ जाओ भाई। अब वंस अगेन, हम ये केस जीते हारे, क्या आउटकम निकले, पेनल्टी पड़े तो कितने की पेनल्टी पड़े, क्या आउटकम निकले, ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन इवेंट हुआ है पास्ट में, इवेंट हुआ है पास्ट में, हमने उन्हें सप्लाई देने से मना करा पास्ट में, इश्यूज आना शुरू हुए पास्ट में, केस हुआ है आज, रिजल्ट निकलेगा फ्यूचर में। अकाउंटेंट क्या करे? अकाउंटेंट परेशान है, अकाउंटिंग के लिए बड़ी परेशानी है इस कंडीशन, इस ऐसी सिचुएशन में। एक आखिरी सिनेरियो और देता हूं आपको, आपको 3 सिनेरियो देता हूं ताकि आपका दिमाग पूरी तरीके से खुले और आपको समझ आए कि यार बात बिल्कुल पते की है, 100%। ये आईएएस इतना काम का था और आज तक हम कौन सी अकाउंटिंग कर रहे थे सर, ये तो बहुत बड़ी चीज है, बिल्कुल रियलिटी प्रैक्टिकल। मिसाल के तौर पे, हम वही प्रोसेस पैकेज फूड वाले हैं, इस दफा हमने
अपने एक कॉम्पिटिटर पे केस कर दिया कि इन्होंने हमारी रेसिपी चुराई है, ये रेसिपी पे हमारा पेटेंट है, और ये रहा कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट और ये रहा हमारा प्रोडक्ट, और इसके टेस्ट में और हमारे टेस्ट में और इसकी रेसिपी और हमारे रेसिपी और इसके इंग्रेडिएंट्स हमारे इंग्रेडिएंट, जज साहब आप चेक कर लें। अब अंडरस्टैंड करना, इस दफा केस करने वाले हम हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, इवेंट है पास्ट, रेसिपी या जो भी इंग्रेडिएंट्स कॉपी किए हैं वो पास्ट में हुए। केस किया है हमने आज प्रेजेंट, आउटकम निकलेगा फ्यूचर में। आउटकम क्या निकलेगा ये कंफर्म नहीं है। इस केस में अकाउंटेंट क्या करे ये बड़ा कंसर्न है। तो IAS 37 इसी के बारे में गाइड करता है हमें। IAS 37 हमें गाइड करता है कंटिजेंसीज के बारे में, कंडीशन कंटिजेंसीज, कि ये वो इवेंट्स हैं जिनकी एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है कि वो होंगे या नहीं होंगे। वो होंगे या नहीं होंगे, वो इवेंट होंगे या नहीं होंगे, ये एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है कि वो इवेंट होंगे या नहीं होंगे। कंटिजेंसीज, अगर वो इवेंट हो गया तो कंटिजेंसी डेवलप हो गई, अगर वो इवेंट नहीं हुआ तो कंटिजेंसी डेवलप नहीं हुई। लेकिन इवेंट होगा पास्ट में, इवेंट होगा पास्ट में, रिजल्ट निकलेगा फ्यूचर में। तो ऐसी सिचुएशन में दो चीजें बनती हैं हमारे पास, दो चीजें कंटिजेंट में, दो चीजें बनती हैं हमारे पास। एक हमारे पास बनती है कंटिजेंट लाइबिलिटीज, और दूसरे हमारे पास बनते हैं कंटिजेंट एसेट्स। ये देख लीजिए, एक हमारे पास बनती है कंटिजेंट लाइबिलिटीज और दूसरी हमारे पास बनती है कंटिजेंट एसेट्स। व्हाट डू वी मीन बाय कंटिजेंट लाइबिलिटीज, गौर से देख लीजिएगा। दीज आर नॉट liabilities right now, but may be a possible obligation in future। लाइबिलिटीज और कंटिजेंट लाइबिलिटीज में फर्क सिर्फ कंफर्मेशन का है, कंफर्मेशन का। लाइबिलिटीज में अमाउंट भी कंफर्म थी और डेट और टाइम भी कंफर्म था। लाइबिलिटीज में अमाउंट भी कंफर्म थी और डेट और टाइम भी कंफर्म था। ये कंफर्म नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइबिलिटी नहीं है। दिस इज नॉट अ लाइबिलिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन हां, शायद फ्यूचर में ये अमाउंट पे करनी पड़े। केस, कस्टमर ने केस किया हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट्स और सारी चीजें सामने मौजूद हैं। अब हमारे लॉयर्स केस लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है केस में टाइम लगता है, चलता है केस, चलता है, टाइम लगता है। कोर्ट भी सारे रिकॉर्ड्स को, एविडेंसेस को देखता है। फिर केस उन्होंने फाइल किया है तो पहले हमें बुलाकर हमें इस फाइल केस के बारे में अपडेट किया जाएगा और हमें टाइम दिया जाएगा कि हम डिफेंडेंट को टाइम देते हैं कि डिफेंडेंट के पास इतना वक्त है, डिफेंडेंट अपना केस सबमिट करे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबमिट करे। तो जब डिफेंडेंट की तरफ से केस की चीजें सबमिट की जाती हैं तो फिर हेयरिंग होती है। फिर हेयरिंग में जो जिसने केस फाइल किया है, फाइलर, उसको बुलाया जाता है, और जो डिफेंडेंट होता है उनके सामने बाकायदा क्रॉस क्वेश्चन और ये सब होते हैं। अगर जज को लगता है उस वक्त उसी मौके पे कि हाँ यार ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, तो उसका जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा। लेकिन
अगर चीजें कॉम्प्लिकेशंस हैं और कॉम्प्लेक्स हैं और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो वो नेक्स्ट हियरिंग, फिर नेक्स्ट हियरिंग। और पाकिस्तान में तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, पाकिस्तान इंडिया, हमें पता है कि हमारे लॉ सिस्टम, हमारा जुडिशरी कैसा है, वेरी अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल इंटरनेशनली ऐसा नहीं है। तो सर लाइबिलिटीज, ये अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन लाइबिलिटी बनने के बहुत चांसेस हैं। मिसाल के तौर पे अंडरस्टैंड करते हैं, मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो कस्टमर ने केस किया था, जब हमने उसकी रिपोर्ट्स निकलवाना शुरू की और सारी चीजें ट्रायल टेस्ट के लिए और मेडिकल और डॉक्टर और सारी चीजें, तो कुछ गड़बड़ नजर आने शुरू हुई और हमारे लॉयर्स और हमारी लीगल टीम मामले की डेप्थ में गई। पता चलना शुरू हुआ कि यार ये तो केस फॉल्स है। एक्चुअली उस दिन उसने हमारा मील खाया ही नहीं था। हम अब वो जो जैसे भी पता कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं व्हाटसोएवर, मील कहां से खरीदा था वो सब पता, अब वो सब लॉयर करेंगे। बहरहाल दो तीन हेयरिंग बाद ये नजर आना शुरू हो गया कि हम केस हारेंगे नहीं। अब हम केस हारेंगे नहीं, इसे दो तीन हेयरिंग के बाद या एक दो हेयरिंग के बाद ये आइडिया होना शुरू हुआ कि हम केस हारेंगे नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में अकाउंटेंट के ऊपर क्या बनता है, क्या रिकॉर्ड करना। दूसरा, वो जो हमें एजेंट ने, हमारे एजेंट ने हमें हमारे ऊपर केस किया था कि भाई ये तो मुझे ना सामान दे रहे हैं, ना मुझे टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, और सामान भी दे रहे हैं तो मेरी लिमिट, मेरी डिजायर्ड क्वांटिटी भी नहीं दे रहे, और उससे मेरा बिजनेस अफेक्ट हुआ है बहुत सीरियसली। और मैंने तो इनके साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, अभी भी 7 साल बाकी हैं, 3 साल पहले किया था। वो लेट सपोज एक दो हेयरिंग के बाद नजर आना शुरू हो गया कि हमारे लॉयर्स डिफेंड नहीं कर सकेंगे उस केस को। लेट सपोज नजर आना शुरू हो गया और उसका केस बहुत स्ट्रांग है और प्रोबेबिलिटी है कि हम पे ठीक ठाक पेनल्टी लग जाए। उस केस में अकाउंटेंट क्या करेगा? सर ये है कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। ये अभी लाइबिलिटीज नहीं है, लेकिन शायद फ्यूचर में लाइबिलिटीज बन जाए, फ्यूचर में ऑब्लिगेशन बन जाए। इसके मुकाबले कंटिंजेंट एसेट बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट। दीज आर नॉट एसेट्स right now, but but may be a possible receivable in future। हमने अपने कॉम्पिटिटर पे केस किया था कि तुमने कॉपी किया हमसे, हमारे इंग्रेडिएंट्स, हमारा टेस्ट, हमारा फ्लेवर कॉपी किया। नजर आ रहा है कि हम केस जीतने वाले हैं या जीत जाएंगे, केस हम जीत जाएंगे, फिक्र नहीं है। अंडरस्टैंड करना है इस बात को, अंडरस्टैंड करना है इस बात को। तो सर अभी जीते नहीं है, अभी हम केस जीते नहीं हैं, हम केस, हाँ वो सजाद अली कहता है ना, मैं जीत रहा हूं अभी जीता तो नहीं हूं, राइट। या हो सकता है मैं हार रहा हूं अभी हारा तो नहीं हूं। तो उस केस में सजाद अली को साइड में करो, अकाउंटेंट क्या करे? अकाउंटेंट उसकी रिकॉर्डिंग करे या ना करे, अकाउंटेंट बेचारा सर खुजा रहा होगा, मैं क्या करूं, रिकॉर्डिंग करूं? केस जीत रहे हैं रिकॉर्ड कर दूं, अच्छा कंफर्म नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं करूं, नहीं नहीं लेकिन लग रहा है कि केस जीत रहे हैं, अच्छा रिकॉर्ड कर लेता हूं, लेकिन कंफर्म नहीं है कि जीत रहे हैं। अकाउंटेंट परेशान है। IAS 37 ने बिल्कुल क्लियरली बता दिया, बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि आपके पास ये डिस्क्रिप्शन है और ये इंस्ट्रक्शन है। आपके लिए, अकाउंटेंट के लिए ये इंस्ट्रक्शन है कि आपने इसे रिकॉर्ड करना है या रिकॉर्ड नहीं करना। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल, इज एम आई ऑडिबल? अब अकाउंटेंट के लिए इतनी परेशानी है कि वो कंटिंजेंट एसेट, वो मतलब वो पॉसिबल एसेट को रिकॉर्ड करे या ना करे, पॉसिबल लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करे या ना करे, परेशान है अकाउंटेंट। अच्छा एक अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर रहा है, दूसरा रिकॉर्ड नहीं कर रहा, एक बिजनेस रिकॉर्ड कर रहा है, दूसरा बिजनेस रिकॉर्ड नहीं कर रहा,
तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, जो हमारा आईएएस का सबसे बड़ा इशू था कि यूनिफॉर्मिटी लेकर आनी है। आईएएस 37 ने इसकी बहुत क्लियर आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दी, बहुत क्लियर आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दी। आईएएस 37 ने कहा, गौर से देखिएगा, फोकस कीजिएगा, आईएएस 37 ने इस बारे में क्या कहा, ये देख लीजिएगा, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। आईएएस 37 ने सर इस बारे में ये कहा कि सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो, ये कहां गया, अच्छा ओके चलो ठीक हो गया, मसला नहीं है, हम अभी इसको यहां पे, ओके। ये आईएएस 37 ने कहा कि सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि उसके आउटकम के, जो भी आउटकम है उस आउटकम के चांसेस कितने हैं, परसेंटेज में उस आउटकम के चांसेस कितने हैं परसेंटेज में, उसको आईएएस 37 ने एक टर्म से डिनोट किया, टर्म, उसका एक नाम दिया। आईएएस 37 में उसको एक नाम दिया, उसका टर्म दिया, और यह बताया कि कंटिंजेंट एसेट है, मतलब पॉसिबल रिसीवेबल, तो उसके बारे में क्या करना है, और कंटिंजेंट लाइबिलिटी है तो उसके बारे में क्या करना है। अब फोकस कीजिएगा, आईएएस 37 ने अकाउंटेंट्स को ये क्लियर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दी, क्लियर गाइडेंस, कि अगर किसी इवेंट के होने के चांसेस 0% से लेके 5% तक है, लॉयर कह रहा है यार 3% चांस है कि हम केस हार जाएं, 3%, या 5% चांस है कि पेनल्टी लगे, वरना मेजॉरिटी चांस ये कि पेनल्टी नहीं लगे, लेकिन 5% चांस है कि पेनल्टी लगे। अकाउंट्स ने कहा कि ऐसे टर्म को हम कहेंगे रिमोट, चांसेस आर रिमोट, चांसेस आर रिमोट, के चांसेस रिमोट हैं, रिमोट चांसेस हैं, ना होने के बराबर, रिमोट, 0 से लेके 5% चांसेस आर रिमोट। तो अकाउंटेंट को इंस्ट्रक्शंस दी गई, गाइडेंस दी गई, बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन, कि कंटिंजेंट एसेट है, आप उसे भी इग्नोर करोगे, और कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, आप उसे भी इग्नोर करोगे। चांसेस अगर रिमोट हैं तो आप कंटिंजेंट एसेट को भी इग्नोर करोगे और कंटिंजेंट लाइबिलिटी को भी इग्नोर करोगे, आप उसे इस साल रिकॉर्ड नहीं करोगे, जब आउटकम आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तब की तब देखेंगे, अभी आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, होने दो फ्यूचर में। चांसेस रिमोट है ना, रिमोट। लेकिन अगर चांसेस हैं 6 to 50%, 6 से लेकर 50% तक के चांसेस हैं, ये देखिएगा, अगर चांसेस हैं 6 to 50%, तो अकाउंटेंट्स को बताया गया कि इसको हम कहते हैं पॉसिबल, इसको हम कहते हैं पॉसिबल, इसका टर्म है पॉसिबल। जैसे मिसाल के तौर पे लॉयर ने कहा यार 40% चांस है कि हम केस हार जाएं, 40% चांस है कि हम केस जीत जाएं, 50% चांस है कि पेनल्टी लगे, 50% चांस है कि यार शायद पेनल्टी ना लगे। अकाउंटेंट्स को बताया गया कि कंटिंजेंट एसेट को आप अभी भी इग्नोर करोगे, इग्नोर इग्नोर इग्नोर, भूल जाओ, पॉसिबल पॉसिबल कंटिंजेंट एसेट को इग्नोर करो, जैसे रिमोट कंटिंजेंट एसेट को इग्नोर किया, ऐसे पॉसिबल कंटिंजेंट एसेट को भी इग्नोर कर दो, बुक्स में कहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना आपने,
भले 50% चांस क्यों ना हो, पॉसिबल है, पॉसिबल। लेकिन करंट लाइबिलिटीज के लिए कहा नोट्स में डिस्क्लोज करो, नोट्स में, नोट्स में डिस्क्लोज करो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं, नोट्स में डिस्क्लोज करो। बताओ, स्टेक होल्डर्स को बताओ कि केस चल रहा है और शायद हम केस हार जाएं और ईएसएस वैल्यू पर हार जाएं। नोट्स में डिस्क्लोज कर दो, बता दो कि ये प्रॉब्लम आई है और लीगल इश्यूज चल रहे हैं और शायद हम हार जाएं, 50% चांस है, 40% चांस है। पॉसिबल का टर्म बताओगे, पॉसिबल का टर्म नोट्स में यूज करोगे। फिर कहा कि अगर चांस है 51 to 85, ये देखो, अगर चांस है 51 to 85 तो उसको इन्होंने कहा प्रोबेबल। प्रोबेबल अकाउंट्स में इसको टर्म दिया प्रोबेबल के, प्रोबेबल चांसेस हैं इसके होने के, प्रोबेबल चांसेस, ठीक ठाक चांसेस हैं, प्रोबेबल। 52%, 54%, 55%, 58%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, प्रोबेबल। कहा अगर प्रोबेबल पैसे मिलने हैं, कंटिजेंट एसेट, पैसे मिलने हैं, रिसीवेबल पैसे मिलने हैं, लेकिन प्रोबेबल है, तो नोट्स में बता दो, नोट्स में। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कहीं रिकॉर्ड नहीं करोगे, नोट्स में बता दोगे कि हम केस जीत रहे हैं और तकरीबन 80% चांस है और हमें पेनल्टी मिलेगी, हमें अमाउंट मिलेगी, हमें सामने वाली का बिजनेस पे फाइन लगेगा और हमें पैसे मिलेंगे। प्रोबेबल चांस है, प्रोबेबल, नोट्स में डिस्क्लोज कर दिया। लेकिन अगर यही प्रोबेबल करंट लाइबिलिटी है तो क्या इसका प्रोविजन बनाओ, प्रोविजन, प्रोविजन बनाओ। क्या बनाओ? प्रोविजन, प्रोविजन बना लो कि ये लाइबिलिटी अभी है नहीं लेकिन होगी, प्रोविजन बना लिया कि ये केस शायद हार जाए और ये पैसे देने पड़े। अभी से प्रोविजन बना लो, और प्रोविजन इंक्रीज ही हो रहा है, हमारा प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है। तो प्रोविजन इंक्रीज होने का मतलब है कि हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है, जाएंगे पैसे, जाएंगे, लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है, और दूसरा एक्सपेंस भी हमारा बढ़ रहा है, बिजनेस को कॉस्ट पड़ रही है, प्रोविजन बढ़ता है। तो हमने आइडिया, हमें हमें पता है ये बात, हमने पढ़ा है ये बात, वैन प्रोविजन इंक्रीजेस तो हम उसे एक्सपेंस में ट्रांसफर कराते हैं, तो इसे प्रोविजन के तौर पे रिकॉर्ड करो। अच्छा, आप एक चीज नोट करें, हमजा, मुतीब, साद और शायान, आप इस चीज को गौर से देखें। प्रूडेंस हालांकि ओ लेवल और एएस का कॉन्सेप्ट है, बेसिक, बिल्कुल बेसिक, लेकिन आप देखो प्रूडेंस यहां पे भी अप्लाई हो रहा है। प्रूडेंस, एसेट एंड प्रॉफिट्स should never be overstated. Losses should be provided as soon as they are recognized or realized. तो आप देखो एसेट्स को ओवर स्टेट नहीं कर रहे, प्रोबेबल में भी नोट्स में लेके जा रहे हैं, जबकि करंट लाइबिलिटी को प्रोविजन बना दिया है कि हाँ लॉस नजर आ गया है भाई, रिकॉर्ड करो। अब आप इधर देखना, फिर 86 to 99, इसको कहते हैं वर्चुअली सर्टेन, और फिर आ जाता है 100, 100 को कहते हैं सर्टेन, वर्चुअली सर्टेन और सर्टेन। अच्छा, ये दोनों मैंने आगे पीछे इसलिए एक साथ लिख दिया और इनकी वर्किंग आगे इसलिए नहीं लिखी क्योंकि अब यहां पे करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज दोनों की वर्किंग सेम है। एग्जामिनर कहता है कि वर्चुअली सर्टेन हो या सर्टेन हो, आप करंट एसेट को एज अ ट्रेड रिसीवेबल रिकॉर्ड कर दो। मतलब ट्रेड रिसीवेबल नहीं, सॉरी, अदर रिसीवेबल,
अदर रिसीवेबल कि वर्चुअली सर्टेन है या सर्टेन है, हम केस जीत गए, बस अब आउटकम हेयरिंग होनी है और हमारे हक में फैसला आना है बस। बाकी हम केस जीत गए, कंफर्म हो गया है ऑलमोस्ट 95%, 90%, 92%, 95, 98%, 99%, 100%। भाई सामने वाली पार्टी भाग गई है, लॉयर भाग गया है, हम केस जीत गए। अदर रिसीवेबल और कंफर्म हो गया है कि हम केस हार गए हैं। अदर पेबल रिकॉर्ड करो, अदर पेबल, अदर पेबल रिकॉर्ड करो, मतलब इसे एसेट रिकॉर्ड करो और इसे लाइबिलिटी रिकॉर्ड करो। ये IAS 37 ने डेफिनेट कर दिया, बिल्कुल डेफिनेट, कंफर्म कर दिया, डिफाइन कर दिया आपको। अब अकाउंटेंट्स के पास कोई अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं है कि यार मुझे लगता है इसे रिकॉर्ड करें या मुझे लगता है इसे रिकॉर्ड ना करें। क्लियर इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है कि कंटिंजेंट एसेट में आपने क्या करना है और कंटिंजेंट लाइबिलिटी में आपने क्या करना है। ये था हमारा IAS 37। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? यस प्लीज।